फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद के लिए भी। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो यूपी एचएम का रिक्वायरमेंट था, इसका हम अंतिम प्रहार आज लेकर चल रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है 22 नंबर का लेक्चर है और आज फ्रेंड्स हमारा अंतिम प्रहार है, क्योंकि कल आपका 13 तारीख को परीक्षा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, हमें आशा है। तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट आप लक। और फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल के पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम आज रात भर वहाँ पे क्विज करने वाले हैं। तो आपके वो एग्ज़ाम के लिए रिवीजन का काम करेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आपका 22 नंबर का लेक्चर है अंतिम प्रहार के रूप में है। इसमें हम जितने भी छूट गए हैं पॉइंट्स उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिक्वायर्ड आर्टेरियल ब्लड, यानी कि आपका कौन सा इसमें से टेस्ट है जो कि आपके आर्टेरियल ब्लड की आवश्यकता होती है। मोस्टली जो हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं वो आपका वीनस ब्लड होता है। तो इसमें हम अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम, लिपिड प्रोफाइल और एलएफटी, ये हमारा वीनस ब्लड के द्वारा हो जाएगा। और साथ साथ में हम जो इसमें से टेस्ट लगाएंगे कैल्शियम, लिपिड, एलएफटी का, उसमें हम सीरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। सीरम और प्लाज्मा में भी आ सकता है। तो कैल्शियम, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, कैप्टिन के लिए हम सीरम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें अगर एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस को हमको एनालिसिस करना है, इन केस में हमें आर्टेरियल ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि द इम्यूनोग्लोबिन दैट फाउंड इन बॉडी सिक्रीशन टीयर्स, यानी कि हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन कौन से हैं जो हमारे टीयर्स यानी कि आंसू के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, आईजीजी। तो ऑप्शन नंबर बी सही गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि मलेरिया पैरासाइट कैन इफेक्ट आरबीसी ऑफ, यानी कि जो आपका मलेरिया पैरासाइट्स है वो कैन नॉट इफेक्ट, कैन इफेक्ट नहीं, कैन नॉट इफेक्ट लिखा हुआ है। तो कैन नॉट इफेक्ट किस पे करता है। तो फ्रेंड्स, सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं इस डिजीज को इफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे एबीजीओ ग्रुपिंग द लेबोरेटरी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि आपको अगर एबीजीओ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इसमें आप जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग करें वो किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्लूटिनेशन पे आधारित होता है। इसको हमने कल भी आपको बताया था। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन सारे लिखे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गए थे, यहाँ पे राइटिंग में गलती हो गई। इसका जो अभी क्वेश्चन है वो आप देखने को नेक्स्ट में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एबीजीओ ग्रुपिंग होता है इसमें कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपके एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इन ए केस ऑफ इमरजेंसी ब्लड ग्रुप ऑफ कैन बी ट्रांसफ्यूज, यानी कि अगर आपके पास इमरजेंसी है और आपको यहाँ पे जैसा आपका सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा, तो इसमें से कौन से ब्लड ग्रुप को आप क्या करेंगे, आधान के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो आपका ओ नेगेटिव होता है, यानी कि सर्वदाता जो ग्रुप होता है उसको हम क्या करेंगे, उससे हम ले लेंगे इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है एली सेल इज, यानी कि एली सेल किसमें पाए जाते हैं। तो आपके लिम्फोसाइट, बेसोफिल, स्नोफिल्स। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा बी नंबर, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन आर फाउंड, यानी कि जो ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आर के सरफेस यानी कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिएक्शन कराते हैं, किन चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो वो हमारा जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, मोनोकोगुलेंट होते हैं। और इसका जो आपका अगर बात करें एंटी ए की तो वो आपका ब्लू कलर का होता है, और आपका एंटी बी जो होता है वो आपके येलो कलर का होता है। और अगर यहाँ पे बात करें जो एंटी डी होते हैं उन वो वाटरली कलर के होते हैं। सिंपली सा ये हो गया, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द ट्यूब यूज पर माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ऑफ पीसीबी, यानी कि अगर यहाँ पे हेमेटोक्रिट यहाँ पे पीसीबी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो किन मेथड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बेंट्रोप ट्यूब की बात करें तो इसके द्वारा हम दोनों चीज़ करते हैं, यानी कि पीसीबी भी काउंट कर लेते हैं और साथ साथ में ईएसआर भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो स्टेम होती है क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए ये बेटर नहीं है वेस्टर्न ग्रेन के साथ। लेकिन यहाँ पे पीसीबी और यहाँ पे ईएसआर दोनों के लिए बात किया जाए तो बेंट्रोप ट्यूब इज बेस्ट, और बेंट्रोप ट्यूब बेस्ट नहीं, बेंट्रोप ट्यूब के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कांच ट्यूब, तो कांच ट्यूब किसके उपयोग में आता है, तो सिफिलिस टेस्ट करने के लिए हमें कांच ट्यूब का उपयोग किया जाता है। और कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब हमें क्या, बीटीसीटी करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा ए बेंट्रोप ट्यूब, क्योंकि हम बेंट्रोप ट्यूब के द्वारा एएसआर और साथ साथ में यहाँ पे पीसीबी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। टू एसेस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ब्लड सैंपल शुड बी कलेक्टेड, यानी कि अगर आपको ब्लड का ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करना है तो इसमें किस एंटी कोगुलेंट में
आप इसको कलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम किस में कलेक्ट करते हैं, हेपेरिन में करते हैं। किसमें, हेपेरिन में करते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप एबीजी का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आर्टेरियल ब्लड जब कलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आप हेपेरिन एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, ठीक है। सोडियम साइट्रेट आप ईएसआर के लिए और पीटी एपीटीटी के लिए करते हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, आप उसको देख लीजिएगा। सोडियम फ्लोराइड हम किसके लिए करते हैं, शुगर कैसे करने के लिए करते हैं। और ईडीटी आपके यहाँ पे सीबीसी, प्लेटलेट, इस्नोफिल, ये सब काउंट करने के लिए हम करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें HbA1c टेस्ट किसके द्वारा करते हैं, तो HbA1c हम EDTA वाले एंटीकोगुलेंट में लेते हैं, ठीक है। HbA1c क्या टेस्ट करता है, HbA1c आपका जो आफ्टर 1 मंथ का जो शुगर लेवल होता है उसको क्या करता है, बताता है, यानी कि आपके जो ब्लड में शुगर लेवल पाया जाता है उसको बताता है, ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा डायरेक्ट कॉम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि अगर डायरेक्ट कॉम टेस्ट का यूज करें तो क्या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो सेंसिटाइज जो आरबीसी होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और इनडायरेक्ट में भी हम यही चीज़ उपयोग करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ब्लड बैंक से, ये कह रहा है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग को छोड़कर ग्रुपिंग के प्रकार। तो अगर हम बात करें ABO ब्लड ग्रुपिंग को छोड़कर और कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स मोस्टली हम ABO ग्रुपिंग ही करते हैं क्योंकि ये हमें सिंपल पड़ता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हमें सस्ता पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ब्लड ग्रुपिंग के मैकेनिज्म हैं, या फिर मैकेनिज्म ना कह के कई ब्लड ग्रुपिंग के एक प्रकार हैं जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो यूज नहीं होते। जैसे लुईस हो गया, पी हो गया, एमेंस हो गया, केल हो गया, डफी हो गया, किड हो गया, ठीक है, और लूथरन हो गया, ETC, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपके आएगा तो इतने में से मिल जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कि ABG ब्लड ग्रुपिंग को छोड़कर और कितने हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बातें हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न है आपके ल्यूकीमिया से। टाइप ऑफ ल्यूकीमिया अगर आप आता है तो 2 प्रकार के ल्यूकीमिया होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, सबसे पहले आपके ब्लड कैंसर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपका जो DLC या फिर TLC क्या होता है, बढ़ जाता है ल्यूकीमिया के केस में, और यहाँ पे एबनॉर्मल WBC का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है एक्यूट ल्यूकीमिया और एक होता है क्रोनिक ल्यूकीमिया। अगर एक्यूट ल्यूकीमिया की बात करें तो फर्दर 2 डिवाइड में होते हैं, AML और ALL, और यहाँ पे क्रोनिक की बात करें तो CML और CLL। अगर हम बात करें एक्यूट में तो AML का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और अगर ALL की बात करें तो एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। और CML की बात करें तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और अगर आप CLL की बात करें तो क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। इसके बाद में अगर इसमें से और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि किन केस में इंक्रीज हो रहा है, किन केस में क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं किए, थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। अब रेड सेल इंडिकेटर्स में आ जाइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू देखेंगे, MCB, MCHC और MCHC, हाँ MCB का, और हम यहाँ पे MCH का देखेंगे, MCHC का देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे हम भी देखेंगे डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। तो अगर हम MCB की बात करें तो मेन सेल वैल्यूम का, तो इसका जो होता है आपका यहाँ पे 76 से 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आता है तो 76 से 96 आपका जो ऑप्शन होगा उसको सही करिएगा। अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमने यहाँ पे एरो फिट किया है ऊपर की तरफ इंक्रीज, और जो नीचे है वो डिक्रीज का है, ठीक है। तो ऊपर को इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, माइक्रो नहीं माइक्रो, ठीक है, यानी कि जो सेल का गैपिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इन केस में आपके माइक्रो एनीमिया हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं MCH की, यानी कि मेन सेल का हीमोग्लोबिन की, तो ये कितना होता है, ये 27 से 32 पिकोग्राम होता है। तो यहाँ पे इनका मात्रक याद करिएगा कि जो हमारे MCH होते हैं इनका जो नॉर्मल रेंज होता है 27 से 32 पिकोग्राम होता है। और अगर यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं तो किन केस में बढ़ रहे हैं, ये आपके माइक्रोसिटिक एनीमिया के केस में बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर ये घट रहे होते हैं तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया के केस में बढ़ रहे होते हैं। हमने आपको बता चुके हैं कि हाइपो मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और क्रोमिक मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। अगर हमारा एनीमिया वाला लेक्चर लिए होंगे तो आप सभी चीज़ों को स्पष्ट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिए तो अभी टाइम है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब तीसरा अगर एक बात करें तो MCHC यानी कि मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का, इसका क्या होता है 32 से 36 ग्राम पर DL, ठीक है, 32 से 36 ग्राम पर DL। और अगर ये बढ़ रहा है तो स्पोरोसाइटोसिस के केस में होता है, और अगर घट रहा है तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया के केस में होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहिए या पॉइंट कहिए, तो ये 15 नंबर का हमारा पॉइंट है, व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार वाइवा में और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि आपका कौन सा हीमोग्लोबिन जो मेथड है वो बेस्ट है। तो फ्रेंड जो आपका साइली मेथड होता है वो इतना बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें विजुअल एरर हो सकते हैं। और अगर साइन में हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, और भी जितने प्रकार के हमारे हीमोग्लोबिन के होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट कर लेते हैं। लेकिन साइली मेथड होता है उसमें हम सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन को माप नहीं सकते हैं, ठीक है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है नॉर्मल रेंज ऑफ AEC यानी कि एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट। अगर आ गया फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट कितना होगा अगर नॉर्मल बात करें तो 4 से 400 पर क्यूबिक स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर फॉर आरबीसी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप न्यू बार चैम्बर का उपयोग कर रहे हैं आरबीसी के काउंटिंग में तो इसमें कहाँ पे आप काउंटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यार मान लीजिए आपका न्यू बार चैम्बर है, ठीक है, तो इन केस में आपका जो न्यू बार चैम्बर है तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 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 और यहाँ पे क्या करेंगे, WBC काउंट करेंगे। ठीक है, WBC। और यहाँ पे जो आपका 5 भाग होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो 5 आपके होते हैं, ठीक है, उन पे क्या करते हैं हम लोग आरबीसी को काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो बीच वाला भाग हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, बीच में जो 5 कॉर्नर होंगे उस पर हम क्या करेंगे, आरबीसी काउंट करेंगे, और जो सबसे बाहरी जो आपके 4 कॉर्नर होंगे उसमें हम क्या करेंगे, WBC काउंट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी में 5 कॉर्नर लेंगे और जो WBC उसमें 4 कॉर्नर लेंगे। ठीक है, और इनका जो डेप्थ होता है 0.1 mm का होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप पे आ सकता है कि इसका जो न्यू बार चैम्बर होता है उसका डेप्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नॉर्मल रेंज आप पीसीबी यानी कि पैक्ड सेल वायलम की नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो मेल में अगर बात करें तो 40 से 55%, फीमेल की बात करें तो 35 से 48%, इन्फेंट में बात करें तो 45 से 60% इन कार्ड ब्लड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या इसी में देखते हैं। थोड़ा पीसीबी अगर डिक्रीज हो रहा है तो किन केस में हो रहा है, एनीमिया के और रिहाइड्रेशन के केस में, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो PRP डिहाइड्रेशन और एक्यूट गैस्ट्रोटाइटिस के केस में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये इस प्रकार से बन सकता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लाज्मा कलर। इसमें हम क्या देखेंगे, अगर प्लाज्मा के कलर से अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि इन केस में आपका क्लियर है, येलोइश है, ठीक है, टर्बिड है, रेड है, तो इन केस में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लाज्मा का जो कलर होता है इनको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर क्लियर है, ठीक है, एक्स्ट्रा कलर है, तो इसको क्या कहेंगे, हम नॉर्मल करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा। ठीक है, अगर येलोइश हो रहा है तो आपके किन केस में होगा, जॉइंडिस के केस में होगा। किस केस में, जॉइंडिस के केस में। अगर यूरिन और आपका यहाँ पे प्लाज्मा दोनों यहाँ पे येलो हो रहा है और तो यूरिन के केस में भी आ सकता है तो आपका जॉइंडिस, और यहाँ पे अगर प्लाज्मा में भी येलोइश आ रहा है तो आपका जॉइंडिस। टर्बिड आपका है तो आप यहाँ पे हो जाएगा हाइपर लिपिडेमिया, यानी कि आपके जो लिपिड हैं, लिपिड प्रोफाइल वो क्या है, हाई है। और अगर यहाँ पे रेड की बात करें तो अगर प्लाज्मा नहीं बन रहा है इन केस में क्या होगा, आपको हीमोलिसिस देखने को मिलेगा, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, तो आपके प्लाज्मा में आ जाते हैं। इन केस में आपको वहाँ पे रेड कलर की सारी चीज़ दिखाई देती है, उसमें आपके प्लाज्मा सेपरेटेड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पॉइंट जो लास्ट पॉइंट्स हमारे हैं यहाँ पे थोड़ा सा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर, यानी पे हम देखेंगे कि हमारा जो बीटी और सीटी होता है इनको किन मेथड के द्वारा कर सकते हैं, इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें बीटी तो इसको हम किसके मेथड के द्वारा कर सकते हैं, इबिल मेथड के द्वारा, ठीक है, और डक मेथड के द्वारा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात डक मेथड में हम फ्रेंड्स किसमें करते हैं, चिल्ड्रेन में करते हैं। तो इनका जो नॉर्मल होता है रेंज होता है बीटी का, यानी कि ब्लीडिंग टाइम का वो होता है 1 से 6 मिनट, यानी कि 1 से 6 मिनट है तो आपका नॉर्मल है। ठीक है, और अगर सीटी की बात करें तो क्लॉटिंग टाइम इसको कहते हैं। इसको हम ली एंड वाइट मेथड के द्वारा कर सकते हैं जो कि मॉडिफाइड मेथड होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 5 से 10 मिनट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने आपको बता दिया। ये वाला थोड़ा सा बीटी और सीटी वाला देख लीजिएगा, और जो आपके यहाँ पे पीटी एपीटीटी ये सब जो आपके कोगुलेशन के डिसऑर्डर से हैं उनको हम क्या करेंगे, अभी टेलीग्राम पे जस्ट अपलोड करने वाले हैं, तो ज़रा उनको भी थोड़ा सा आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे बन रहे थे उनको हमने करा दिया, आपका ESR से देख लीजिएगा। और अगर आपका आ रहा कि फ्रैक्टर इफेक्टिंग जो होते हैं ESR तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपकी इन्वायरमेंटल में जैसे pH हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर भी हो सकता है, और उनके साथ साथ में फाइब्रोजन और जो भी प्रोटीन सेल होते हैं वो भी इनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ फ्रेंड्स, ये एक बात और, यहाँ पे जो बफी कोड होते हैं वो बफी कोड क्या होते हैं, तो बफी कोड क्या होता है, रेड सेल और प्लाज्मा के बीच का जो भाग होता है उनमें बफी कोड होते हैं। इसमें आपकी WBC की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 1000 आपका सेल पर क्यूबिक देखने को मिलता है। ठीक है, 1 डेप्थ में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग जितने भी थे लगभग कर लिए हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया आपका इधर का हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, यानी कि आपका अगर यहाँ पे बोन मैरो डिजीज हो रहा है तो इन केस में आपको एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बच्चे ने क्या कमेंट किया था कि आपका जो यहाँ पे नॉर्मल रेटिक्लोसाइट काउंट होता है इन्फांट में तो कितना होता है, तो फ्रेंड्स हम बता दें 2 से 6% होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 1 से 4 या 1 से 5-6 इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इनके नॉर्मल रेंज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन केस में जो आपको सेटिस्फाई लग रहा है उस चीज़ को लगाएं। ऐसे कमेंट मत करिए कि आपकी जो यहाँ पे मानिए कि नॉर्मल हम यहाँ पे ये देखे हैं वहाँ पे वो देखे हैं। ठीक है,
इन केस में नॉर्मल रेंज अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग लेबोरेटरी जो है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज दे रहे हैं वो कहीं कहीं पे अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो इन केस में आप समझिएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स एक प्रश्न हो सकता है कि न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फ भी कहते हैं। पॉलीमार्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे पॉली यानी कि एक से अधिक जो क्या पाए जाते हैं, लोब होते हैं वो पाए जाते हैं, इनको उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये जो लेक्चर कैसा लगा इसको कमेंट करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि ये लास्ट अंतिम प्रहार इसको देख के जाएँ, ताकि जो भी छूटा है उनका रिवीजन हो जाए, दिमाग में कुछ याददाश्त जो छूट चुके हैं उनको याद आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये भी करिए, और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए। आज रात भर हम इनको MCQ को करने वाले हैं। थैंक यू।